हैं कि असद ओवैसी भाषण देंगे कि रुबिका लियाकत आपके रहमो करम पर और मैं डर जाऊंगी और मैं सुधांशु त्रिवेदी से ये कहने लगूंगी असद ओवैसी साहब। इसीलिए मेरा सवाल है, मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान किसी रहमो करम पर नहीं है, मुसलमान खुद मुख्तार होना चाहता है, खुद मुख्तार बहुत हद तक है। तो फिर आप क्यों डराते हैं मुसलमानों को? फिर क्यों वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं? कौन सा वोट बैंक फिर मैडम? उनको आगे बढ़ाइए ना। कौन सा वोट बैंक? कहाँ का वोट बैंक? कहाँ का वोट बैंक? कौन सा वोट बैंक? किसका वोट बैंक करता है? पूरे हिंदुस्तान में 14% मुसलमान और सिर्फ 25 जीत के आते हैं। कौन सा वोट बैंक? वोट इस मुल्क में वोट बैंक हिंदू वोट बैंक है। आपको गलतफहमी है। 2019 की कहाँ है? कहाँ वोट बैंक? कहाँ बताइए कौन सा वोट बैंक? स्पेशल स्कॉलरशिप का आयोजन किया है। स्कॉलरशिप देगी किसको? 5 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट्स को। स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक होगी, पोस्ट मैट्रिक होगी, प्रोफेशनल होगी, टेक्निकल कोर्सेज और स्टडीज के लिए होगी। इसके लिए असद ओवैसी का एक बयान तक नहीं आया। असद ओवैसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। मैडम आप लेक्चर नहीं देंगे मुझे। क्यों? आप सवाल करेंगे। क्यों? आप या तो मोदी के प्रवक्ता बन जाइए। ये नहीं हो सकता। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। आप जवाब सुनेंगे। स्कॉलरशिप का सवाल है जो मैं पूछ रही थी। बोलिए आप। शायद नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाए राज्यसभा का टिकट। आप बोलिए सर। तो ये क्या बात हुई? आप सुनने तैयार ही नहीं है। आप अपने आप बोले नहीं। आप सवाल बहुत पसंद है। आपको तकलीफ हो रही है मेरी बातों से, तो तकलीफ होगी। सुनिए, इंतहा मोहब्बत है असद साहब। आप जानते हैं कि गुस्से में कौन अपना आपा खो रहा है? मैं नहीं। आप खो रही हैं क्योंकि आप इतना जज्बात में आ जा रही हैं। 5 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप पर जवाब दीजिए असद साहब मुझे। अगर आप एक 25 सेकंड के लिए खामोश बैठेंगे तो मेरा जवाब सुनेंगे। क्या आपने कभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें क्या कहा गया था इसके बारे में? कितने एप्लीकेशन आते हैं स्कॉलरशिप के मुसलमानों के? 1 करोड़ 80 लाख स्कॉलरशिप के आते हैं। 80। और आपको मालूम कि यूनिट रेट 10 साल से नहीं बढ़ा? क्या आपको मालूम कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से 35 लाख दी जाती? कितने बढ़ा रहे हैं लोग? यही तो हम कह रहे हैं आपसे। मैं यहां पर जब आकर बैठता हूं मैडम तो खाली जहन लेकर नहीं आता हूं। मैं आपको बताता हूं स्ट्रक्चर कमेटी के पेज नंबर 285 पर लिखा हुआ है कि मुसलमानों में सिर्फ 4% बच्चे मदरसे को जाते हैं। 96% बच्चे स्कूलों को जाते हैं और जाना चाहिए। और आप मौका दीजिए। मदरसों को इसलिए जाते हैं क्योंकि मजहब सीखने वाले इमाम बनना है उनको, मस्जिद को मौजन बनना है, आलिम बनना है। वो 4% डेटा है सिर्फ। आप स्कूल क्यों नहीं खोलते? कौन रोक रहा है आपको? असद साहब एक सेकंड, सुधांशु जी एक सेकंड। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक खास तंजीम के चक्कर में, उस कट्टरवादी मुट्ठी भर लोगों के चक्कर में आप मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसके अंदर विश्वास नहीं पैदा करेंगे। आप यहाँ पर उन तंजीमों का जिक्र करते रह जाएंगे और बाकी जो मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी वजह से, एक विश्वास की वजह से रुके हैं, उनको बार बार सुनना पड़ेगा कि जाओ भाई पाकिस्तान कब जा रहे हो, वीजा लगवाते हैं हम तुम्हारा। अभी कव्वाली में सुर और ताल ज्यादा है। ट्रिपल तलाक गिनवाता कौन है? बीजेपी गिनवाती है मुसलमानों के लिए। स्कॉलरशिप गिनवाता कौन है? बीजेपी गिनवाती है। सबका साथ सबका विकास में, उज्ज्वला योजना में कितने मुसलमान लोगों को जो है गैस के सिलेंडर पहुंचे वो भी आप गिनवाते हैं। तो ये कव्वालियां तो आप भी कर रहे हैं। अरे हम तो ये गिनवाते हैं ना, तो हमारा दिल धड़कता है उस गरीब मुसलमान के लिए। मगर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आते हैं बटाला हाउस इनकाउंटर में आतंकवाद के आरोपियों के लिए, उस गरीब मुसलमान के लिए नहीं जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, या उस गरीब मुस्लिम औरत के लिए नहीं जो 3 तलाक की शिकार हो गई। एक रेड्डी साहब आपके गृह राज्य मंत्री हैं, इन्हीं के इलाके में पहुंचे थे और उसके बाद जो बात उन्होंने कही वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार आदमी अपने हलक के नीचे उतार पाएगा। आपको पता है गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा आतंकवादी पनप रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सबसे ज्यादा आतंकवादी हैदराबाद में कैसे पनप सकते हैं? क्योंकि वहां तादाद मुसलमानों की ज्यादा है। आतंकवादी इज इक्वल टू मुसलमान, ये कौन कह रहा है? देश के गृह राज्य मंत्री। इस जहनियत की शुरुआत वहां से होती है जब जाकिर मूसा कहता है ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, और कोई भी सेक्युलरिज्म का सूरमा उसकी भर्सना तो छोड़िए खंडन तक नहीं करता, आलोचना नहीं करता। तो आप रेड्डी के बयान को एंडोर्स कर रहे हैं? ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं।
अंशु जी, या तो मेरा सवाल आप ठीक से नहीं समझे, नहीं, या तो मेरा सवाल आप ठीक से नहीं समझे हैं, या गृह राज्य मंत्री की बात को एंडोर्स कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ उनके पास कहाँ से आंकड़ा है, क्या मतलब है सबसे ज्यादा आतंकवादी यहाँ पर पनपते हैं, किस डेटा के हिसाब से वो ये बात कह रहे थे, कौन सा आंकड़ा आया है जो ये बात कह रहे थे? सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं दोबारा आपको वही हैदराबाद लेकर जाने वाली हूँ। हमें तो छोड़िए विरोधियों का, आप तो खुद बोल रहे हैं। मैं गृह राज्य मंत्री की बात कर रही हूँ, मैं कहीं और नहीं जा रही हूँ। सब बहुत ऊंचा ओहदा है, बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत सेंसिटिव बात वो कह रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं तो आप समझते हैं कि बाकी जहनों में किस तरीके से, और खासकर मुसलमानों में क्या मतलब है उनका कि यहाँ पर सारे के सारे आतंकवादी, और आतंकवादी सबसे ज्यादा यहाँ पनपते हैं। असद साहब जवाब दीजिए। नहीं, ये जवाब तो उनको देना है, मैं क्या दूंगा, इनसे पूछिए। नहीं, हैदराबाद में तो बहुत सारे कनेक्शन निकले भी थे ना। एक बात बताइए सर, आप गए कभी वहां? बिल्कुल गया हूं सर, आपको नहीं मालूम तो मैं क्या बोलूं। अब्दुल हमीद की 50वीं वर्षगांठ पे गए थे आप, शहादत की 50वीं वर्षगांठ पे? सर गया हूं सर, और मुझे ये भी मालूम, बिस्मिल्लाह खा के यहाँ कभी कोई गया जिन्होंने पहली शहनाई बजाई? मेरी बात सुनिए 45 में, आप जरा मेरी शहनाई सुन लीजिए। अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजा में कोई गया था? सुनिए सर, देखिए सुनिए, अब ये आप ये बताइए कि गोडसे क्या था, हेमंत करकरे क्या थे। अब तीसरी बात यह है कि आईसिस के नाम पर सबसे ज्यादा लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो यूपी से पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली से पकड़े जा रहे हैं, तो क्या यहां पर भी ये डन बन चुका है? आपसे एक सवाल, मामूली सा सवाल किया गया था कि क्या हैदराबाद, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित, ओबीसी सब रहते हैं, मजहब को नहीं मानने वाले भी रहते हैं, क्या वो आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है? आपका एक मिनिस्टर ये बात कह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सबका विश्वास है, कह रहा प्रतिनिधि आप हैं, तो आप उसका जितना बेहतर और तर्कपूर्ण खंडन करिए। सरकार में ऐसा नहीं है, सरकार में मैं नहीं, और आप कहिए पिछले 10 साल में एक भी कोई आतंकवाद से जुड़ा व्यक्ति नहीं आया हैदराबाद में। देखिए, तो कैसे आपने कह दिया? सरकार में तो मैं नहीं हूं ना, सरकार में तो आप है ना, रॉ आपके पास, आईबी आपके पास, एनआईए आपके पास, आप 5 साल में एक लिखकर एडवाइजरी नहीं थे। राजनाथ सिंह साहब मिनिस्टर थे, मैं भी उनसे मुलाकात करके पूछा तो अपने स्टाइल में बोले, ऐसा करके बोले नहीं ये सब बातों तुम बिलीव मत करो, ये गलत है। अब ये नया मिनिस्टर आ गया, ये बात कहता है, आप कौन सा सबका विश्वास पैदा कर रहे हैं आप? ये आप ही जानिए। हम तो जानते हैं कि सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी, जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है। सुधांशु जी देखिए, सुधांशु जी, मुझे कार्यक्रम खत्म करना, और इसीलिए मैंने अगला सवाल जो है वो नहीं पूछा है। जाते जाते असद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो दूसरे आपके एमपी आए वो महाराष्ट्र से आए हैं, तो इस बार महाराष्ट्र में आपके पर जो हैं थोड़े ज्यादा बड़े देखे जा सकते हैं? अरे मैडम, राजनीतिक उड़ान के लिए आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पर निकल रहे हैं, आप पर काटना चाहते हैं क्या? मैं तो बढ़ा रही हूँ पर, आप पर निकल रहे हैं। मैं देखिए, एक बात, नहीं एक बात समझिए कि इससे सवाल नहीं हो सकता है। नहीं, सवाल का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप एक मोअज़्ज़िज़ चैनल के एक मोअज़्ज़िज़ एंकर हैं, आप इस तरह के अल्फाज मत करिए, पर निकल रहे हैं, क्या मतलब? मैं कह रही हूँ पर और फैलाए जा सकते हैं, आपने उसे नेगेटिव क्यों देखा? अब आप ठीक उसी तरीके से जैसे आप बाकी लोगों को, तरीके से आप पेश कर रहे हैं, सरकार के कामों के प्रति आप जो है इंक्लाइन करना चाह रहे हैं। मैंने बहुत शानदार सवाल पूछा, आपके एमपी की तारीफ की, मैंने कहा अब आगे आपका क्या इरादा है? मैं तो बुलंदी पर उड़ान भरते हुए असद ओवैसी का सवाल पूछ रही थी मैं, आपने पता नहीं क्यों नेगेटिव ले लिया। नहीं, आपको गुस्सा आ गया, माफी चाहता हूं मैं। इरादा हमारा नेक है, और हमारा इरादा नेक इसलिए कि हम चाहते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना की शिकस्त हो, और ये हमारे इरादे नेक हैं। अब हम भी, अब मुसलमान जो है जान चुका है कि ये जो वोट बैंक, कोई वोट बैंक था नहीं, बीजेपी डराती है मुसलमानों का नाम लेकर हमारे हिंदू भाइयों को, वो भी हम मालूम हो गया। अब मुसलमानों को ये बात तय करना चाहिए कि अब हमको पॉलिटिकली जब तक हमारी आवाज नहीं होगी, क्योंकि अंबेडकर ने सही कहा था, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि जिसके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसी की बात सुनी जाएगी, उसके मसाइल, प्रॉब्लम हल होंगे। अब ये बात मुसलमान समझ आ चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने मुबारकबाद दिया आपको कि आपने मिथ तोड़ दिया मुस्लिम वोट बैंक का, बहुत मुबारकबाद हो आपको। आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया राजस्थान में, गुजरात में,
वहां पर कोई मुसलमान जीता नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि अब मुसलमान इस बात को तय कर चुका है कि अब हमको कमर कसकर उठना है और संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम एक पॉलिटिकल अपना रिप्रेजेंटेशन रखें और होने वाला आने वाले दिनों में। मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा मुसलमानों के लिए मोदी जी की तरफ से कि जो आपको बेवकूफ बनाने और जलालत का दौर चला वो खत्म हो गया। एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।